अब हम आगे जो टॉपिक है वो करेंगे। ठीक है, हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक लास्ट किया था और इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया था। अब एक आगे टॉपिक है जो उसमें आपको ये बताया है एनसीईआरटी में कि डोमिनेंट क्या होता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है, कैसे हम कंसीडर करेंगे, तो हमें वो चीज़ इधर पता चलेगी। तो आप कंसीडर करो कि एक जीन है, वो एक नॉर्मल जीन है, वो प्रोडक्ट बना रहा है पी, लेकिन अगर उसके जीन में कोई अल्टर कर दिया तो या तो वो कोई नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट बनाएगा पी, या फिर कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा। तो जो अल्टर वर्जन है वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा जो नॉर्मल जीन करते हैं। समझ लो, ये आपको ऐसे समझ नहीं आता है। एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपकी एक कोई भी चीज़ ले लो। ठीक है, कोई सब्जी ले लो, आपने सब्जी बनाई, उसमें मसाले वसाले डाले, जैसे अब मदर खाना बनाती तो आपका एक अच्छी सब्जी बनेगी। ठीक है, लेकिन आप उसको कोई मॉडिफिकेशन लाते हो, आप नमक डालना भूल जाते हो, तो एट द एंड वो सब्जी में कहीं ना कहीं वो डिफेक्ट आया। ठीक है, वो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, वो डिफेक्ट है, या फिर किसी को तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। दैट मीन्स उसने कोई रिजल्ट ही नहीं दिया। क्लियर हुई? तो सेम वही है कि एक जीन है, वो प्रोडक्ट पी देता है, लेकिन अगर उसमें कोई चेंज किया आपने, जैसे नमक ना डालना, अल्टर करना सब्जी में, वो चेंज किया, तो आपका प्रोडक्ट या तो अनफंक्शनल बनेगा या फिर पी ही रहेगा। ठीक है, तो उस जो ओरिजिनल जीन है, जो आपकी ओरिजिनल जीन है, जो प्रोडक्ट पी बना रहा है, वो आपका डोमिनेंट हो गया, और जो मॉडिफाइड जीन है जो नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट बनाएगा वो आपका रिसेसिव जीन है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिज्म। कोडोमिनेंस क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दो फैक्टर कंट्रोल करेंगे, दो फैक्टर आपको शो होंगे। फॉर एग्जांपल ए बी ब्लड ग्रुप। तो क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में जो ए बी दोनों के एंटीजन प्रेजेंट है, ए का भी एंटीजन प्रेजेंट है और बी का भी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। लेकिन अगर मल्टीपल एलिज्म की बात करूँ तो उसमें क्या है, आपका केवल उसमें एक ही जीन, ठीक है, एक ही एलील बहुत सारे करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपके ब्लड ग्रुप में होता है ए ब्लड ग्रुप, जैसे उसमें दो है, आई ए भी होता है और आई ए और आई भी होता है, तो कितने सारे करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज और मल्टीपल एलिज्म की टेबल मैंने आपको क्लास में कराई थी कि आई ए और आई बी, ठीक है, अगर होगा ये आई तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, इधर टेबल देखो, आई ए और आई ए हो तो ए ब्लड ग्रुप, आई ए और आई बी है तो ए बी, आई ए और स्मॉल आई है तो ए ब्लड ग्रुप। ये सब आपका क्या है, जीनोटाइप है डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप के। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद रखना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद रखना हमेशा डाई हाइब्रिड क्रॉस में दिखेगा। इसमें क्या कहता है कि दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम एज अ हाइब्रिड कंबाइन करता है। दैट मीन्स जैसे आर आर वाई वाई है। ठीक है, ये क्या करेगा, जब सेग्रीगेट होगा तो आर वाई बनाएगा या फिर स्मॉल आर वाई बनाएगा, मतलब दो कैरेक्टर आपस में कंबाइन कर कर मतलब सेग्रीगेट होते हैं इन अ गैमेट फॉर्मेशन। जब वो कंबाइन होते हैं F1 जनरेशन में, तो वहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स तो पेरेंट्स के आएंगे और कुछ कैरेक्टर्स आप हाइब्रिड आएंगे। ठीक है, जैसे इसमें एक लाइन लिखी है, पढ़ो। When two pair of trait are combined in a hybrid, one pair of characters segregate independent of the other pair of character. Second point देखो, in a dihybrid cross between two plant having round and yellow, that is capital R, capital Y, capital Y, and wrinkle green seed, that is small r, small y. Four type of gamete, that is ry, small ry और स्मॉल आर स्मॉल वाई आर प्रोड्यूस। ठीक है, ईच ऑफ दिस सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ईच हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 ऑफ द टोटल गैमेट फॉर्म। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहले आपको रीडिस्कवरी पता होनी चाहिए मेंडल की वर्क की। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है मेंडल के काम में कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया, तो जो मेंडल था वो ये नहीं बताया पाया था, ये रीज़न नहीं दे पाया था कि एक तो
उसका जो कॉन्सेप्ट फैक्टर था, जो डिस्क फैक्टर विच इज़ अ डिस्क्रीट यूनिट उसने बोला था, वो आपस में ब्लेंड कैसे होती है ये एक्सेप्ट नहीं हो पाया। ठीक है, दूसरा जो मेंडल का अप्रोच था कि मैथमेटिक्स को लेकर बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करना, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तीसरा 1990 में 3 साइंटिस्ट थे, हुगर्टी वेरियस, कोरन्स और वोन टशमश, इंडिपेंडेंटली उन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को। चौथा जो कॉमन था कि वहाँ उस टाइम कम्युनिकेशन और पब्लिसिटी की प्रॉब्लम भी बहुत थी। तो ये 4 फैक्टर के बेसिस में दोबारा से डिस्कवरी हुई मेंडल की वर्क की और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया। तो 1990 में जैसे आपकी माइक्रोस्कोपी की एडवांसमेंट हुई तो क्रोमोसोम डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, शर्डन एंड बोवरी ने डिस्कवर्ड किया बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम कि वो पैरेलल है बिहेवियर ऑफ जीन, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। अगर क्रोमोसोम की बात करूँ, जो काम वो करेगा वही जीन काम करेगा। ठीक है, क्रोमोसोम और जीन जो दोनों है वो हमेशा एलील में होते हैं। ठीक है, मतलब पेयर में होते हैं कि 2 एलील होंगे एक जीन के लिए, और वो होमोलोगस साइड में, होमोलोगस मीन सेम क्रोमोसोम की सेम साइड में प्रेजेंट होंगे। मतलब अगर एक स्टिक लेती हूँ, स्टिक का एक पोर्शन सेलेक्ट करती हूँ तो वहाँ पे एक जीन, स्पेसिफिक जीन होगा जो पेयर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट सडन एंड बोवरी फर्दर प्रपोज दैट इट इज द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट अल्टीमेटली लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर दैट करिए। पॉइंट तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ नॉलेज और क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट, मतलब जब क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की ये जो नॉलेज सडन बोवरी की और मेंडल की प्रिंसिपल को एक साथ बनाया गया तो उसे बोला गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज के लिए इतना ही, इतना आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन पढ़ लो, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो जब क्लास होगी तो आप लोग मुझे